औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान बिलखसूस कि हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कायनात की महबूब तरीन हस्ती को हमारा आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर किया, चुना और हमारी हिदायत के लिए भेजा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों से वादा किया था कि सेक्शन 6 से लेकर 20 तक जो केस लाज होंगे मुख्तसर से सिलेक्ट किए हैं कि आप लोगों को उनकी बाबत कुछ बता सकूं। बहुत ज़रूरी था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिलखसूस जो हमारा पीपीसी का अब पोर्शन चल रहा है, लैंड रेवेन्यू को भी किया था हमने, कानून शहादत को भी किया था। इंशाल्लाह ताला उनके भी वक्त के साथ साथ जजमेंट केस लाज की बाबत अलहदा कोशिश करूँगा। जो मारूजात हुई, टूटे फूटे अल्फाज हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के सदके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। बेसिकली आज का अब का जो हमारा दर्स है, इसे आप समझें इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉ। आज का अब का हमारा लेक्चर दो चीज़ें कवर करेगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जजमेंट को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, समझना कैसे है सादा अल्फाज में। फिर दूसरी हमारी बात इसी में ही है, अंडरस्टैंडिंग द लॉ। इसको मैंने अपने हिसाब से देखा है, चुना है, ताकि आप लोगों को ज़रा आसानी हो। तो इंशाल्लाह ताला एक नया सिलसिला ही समझ लें, क्योंकि एज ए होल मैंने आप लोगों की पोजीशन देखी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, लेकिन देखें ना सारे मज़ामीन हैं, उनको एट अ टाइम जहन में रखना, पिक एंड चूज़ का असूल कि कौन सी लॉ की प्रोविजन कहाँ एप्लीकेबल हो रही है, प्रेपोजिशंस वगैरह समझ लें। उनकी तरफ भी हम इंशाल्लाह ताला जैसे आ रहे हैं ऐसा ऐसा मजीद आएंगे। तो मकसद बिलखसूस आज का ये है कि आप लोगों को लॉ की वर्किंग, डिफरेंट स्टैट्यूट्स और उनकी एप्लीकेशन की समझ आ जाए एक बेहतरीन खूबसूरत अंदाज से। वो है जजमेंट का अंदाज। अब जो आज की हमारी पहली जजमेंट है, जिस लिहाज से हम उसे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने की, ये है जी 1990 की PCRLR, पेज है 196, लाहौर, मोहम्मद जुबैर वर्सेस द स्टेट। अब ये mistake of fact could be a defense if the same was in good faith and one was bound by law to do। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर ये बात आ रही है। इसकी ना साइटेशन थोड़ी सी शायद मुझे अंदाजा है गलत हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ना दुरुस्त ज़रा बता दूं, क्योंकि जो हाँ आ गई है। अब आप लोग स्लाइड देखें जो मेरे जहन में अभी बात आ रही थी। अब ये केस है रिपोर्टेड PLD 2010 लाहौर, पेज है 300। अब ये PLD का पहले भी मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ, हमारा एक पब्लिशिंग इदारा है पंजाब का, पाकिस्तान लेवल पे ये लोग काम करते हैं। इनकी एक लॉ की वेबसाइट भी है, पाकिस्तान लॉ साइट। ये 8 रिसाले जो मेरे महदूद इल्म में है कानून के, प्रिंट करते हैं हर महीने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, और मुख्तलिफ जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं उनके भी, गिलगित बल्तिस्तान के भी और आज़ाद कश्मीर के भी फैसला जात होते हैं। अब ये PLD इनके एक रिसाले का नाम है। ये हमारे उस वक्त जज साहब थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सर सगीर अहमद कादरी साहब, जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट।
अब ये फ्रीकैन है मलिक मोहम्मद शुएब भुट्टा, एडिटर डेली तुलू इस्लामाबाद। ये है पेटिशनर। ये है क्रिमिनल रिवीजन, रेलिवेंट सेक्शन है 439 सीआरपीसी। क्रिमिनल रिवीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें साइल है, पेटिशनर है मलिक मोहम्मद शुएब भुट्टा, ये एडिटर है डेली तुलू इस्लामाबाद का। अब वर्सेस कौन है? अब्दुल अजीज मोहम्मद एंड अनदर रिस्पोंडेंट्स। ये जंग ग्रुप के हैं। जंग ग्रुप हमारा पाकिस्तान का जियो न्यूज़ हो गया, जंग अखबार हो गया। इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, मीर खलील रहमान या शकील रहमान गालबन इसके चीफ एग्जेक्टिव हैं, मालिक भी अमूमी तौर पर इन्हें कहते हैं। अब ये कहानी क्या है या ब्रीफ फैक्ट्स इसके क्या हैं, मुख्तसर ज़रा सुन लें। हुआ ये कि ये जो पेटिशनर है मलिक मोहम्मद शुएब भुट्टा, इनके अखबार ने कोई ऐसी खबर जारी की, छपी खबर जो जंग ग्रुप के खिलाफ थी। जंग ग्रुप का व्यू ये था कि जी ये डेफामेशन हमारे खिलाफ हुई है। तो उन्होंने क्या किया इस डेफामेशन की बाबत? अब पहले आप लोगों को बता चुका हूं, क्रिमिनल लॉ सेट इनटू मोशन के दो तरीके हैं। पहला है एफआईआर का, दूसरा है प्राइवेट कंप्लेंट का। अब डेफामेशन के तहत एफआईआर भी होती है, जिसमें सेक्शन 499, 500, 501, 502, 502 ए कैपिटल वगैरह आते हैं। अब ये थी प्राइवेट कंप्लेंट। तरीकाकार हमेशा समझ लें, प्राइवेट कंप्लेंट दायर होती है इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास, जहां काज ऑफ एक्शन या ऑफेंस अलेज हुआ। इलाका मजिस्ट्रेट साहब इसे डायरेक्ट कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सेशन कोर्ट को भिजवा देते हैं, क्योंकि ये उनका ट्रायबल नहीं है। ये ट्रायबल भाई कोर्ट ऑफ सेशन होता है डेफामेशन के केसेस। जैसे 302 है, वेरी सिंपल, बेल भी वही डील करते हैं, मजिस्ट्रेट साहब नहीं करते डील। प्राइवेट कंप्लेंट दायर हुई, उसके बाद ऑनरेबल सहनजाई साहब ने, एडिशनल सहनजाई साहब को प्राइवेट कंप्लेंट भिजवा दी। उसके बाद कर्सरी एविडेंस रिकॉर्ड हुई। कर्सरी एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद समनिंग हो गई मुल्जमान की। अब उसमें मलिक मोहम्मद शुएब भुट्टा, इनके खिलाफ थी प्राइवेट कंप्लेंट डेफामेशन की। इन लोगों ने जो ही अदालत में पेश हुए, तो जो प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, फर्द जुर्म पर शायद था केस, तो इन्होंने 265 के सीआरपीसी की एप्लीकेशन दे दी, एक्विटल की एप्लीकेशन खारिज हो गई। अब ये लोग आ गए हैं क्रिमिनल रिवीजन में। 265 के खारिज हो जाती है, उसके बाद क्रिमिनल रिवीजन बनती है। सिमिलरली अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास 249 ए की एप्लीकेशन आ जाए, वो खारिज हो जाए, तो फिर क्रिमिनल रिवीजन बनती है। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, फिर अपील अगेंस्ट एक्विटल जाती है। लेकिन उस पर भी ज़रा दो व्यूज़ हैं। एक हमारे ऑनरेबल जज हाई कोर्ट सर अब्दुल सत्तार असगर साहब हैं, उनका एक व्यू है, वो कभी किसी और मौके पर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप सर दास्तान अपने मुतलका मौजू से हट जाएंगे। अच्छा जी, क्रिमिनल रिवीजन दायर हो गई ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में। ब्रीफ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब मौक़िफ़ था इस पार्टी का, मलिक मोहम्मद शुएब भुट्टा पार्टी का, कि जी अंडर सीआरपीसी, क्या जी अंडर सीआरपीसी, अंडर सीआरपीसी क्या है? 198 है सीआरपीसी की प्रोविजन। उसके ताबे चैप्टर्स हैं हमारे पीपीसी के, 19 हो गया, 21 हो गया, और 20 बनता है उसके ऑफेंसेस हैं 493 से लेकर 496 तक। 19 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाला है, कोई जिम्मेदारी कोई इंसान की ले ले जो मोहताज हो, ना कमा सकता हो, कि जी मैं इसे इसके जो अखराजात हैं पूरे करूंगा। अगर वो पूरा नहीं करता, इन हालात में चैप्टर 19 हमारा हरकत में आता है। 20 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द मैरिज हैं 493 से लेकर 496 तक। अब 21 चैप्टर हमारा डेफामेशन को डील करता है पीपीसी का।
अब 198 में ये प्रोवाइडेड है कि एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट दायर करेगा। अब मलिक शुएब भुट्टा जो पेटिशनर हैं, इनका मौक़िफ़ ये था कि जी ये तो मुलाजिम हैं, ये थे रेजिडेंट मैनेजर, जो हमने नाम अभी पढ़ा है ना अब्दुल अजीज मोहम्मद का, ये इस ग्रुप के जंग ग्रुप के रेजिडेंट मैनेजर हैं। तो उनका एतराज़ ये था कि जी जो एग्रीव्ड पर्सन है वो करेगा प्राइवेट कंप्लेंट दायर, ये एग्रीव्ड पर्सन है नहीं। एग्रीव्ड पर्सन मीर खलील रहमान या शकील रहमान जो भी हैं वो बनते हैं। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया एग्रीव्ड पर्सन। अब पर्सन पीपीसी में दिया गया है। अब देखें ना, सारी बात पाकिस्तान का लॉ समझना, अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट। आप माशाल्लाह तालिब इल्म है, आईने पाकिस्तान भी पढ़ा है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिटरमिन हो जाए, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट्स भी पाबंद हैं और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी पाबंद है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बिलखसूस है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका विजडम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अमूमी तौर पर जनरली हम जैसे लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात ने उन्हें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अख्तियारात दिए गए होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी पाबंद होती है क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, जो फैसला जात आ जाते हैं। अब ये फैसला है क्वेश्चन ऑफ लॉ को मैं कुछ इस हिसाब से कहूँगा जो अभी डिस्कस करने हम जा रहे हैं बात। अब वो कहते थे कि जी ये एग्रीव्ड पर्सन नहीं है तो ये प्राइवेट कंप्लेंट दायर ही नहीं कर सकते। अब फिर ऑनरेबल जज साहब ने डिफाइन किया कि पर्सन कहाँ दिया गया है। अब ये देखें ना, ये स्लाइड जरा गौर से देखें। सेक्शन 499 क्या है, ये डेफामेशन को डील करता है। सेक्शन 11 पर्सन को डील करता है। सेक्शन 44 इंजरी को डील करता है। अब 11 में पर्सन की जो डेफिनेशन दी गई है कि ये पर्सन इंक्लूड्स शख्स, इंसान, औरत या मर्द किसी भी उम्र का, बाशमूल नॉट ओनली एन इंडिविजुअल। अब क्या कि सिर्फ अफराद से, फर्द से मुराद नहीं है, बट अ बॉडी और एसोसिएशन और अ कंपनी एंड अ ज्यूरिस्टिक पर्सन एज वेल। मुख्तसर ये कि जो अब्दुल अजीज साहब हैं वो कहते हैं जी मैं रेजिडेंट मैनेजर हूँ इस ग्रुप का, तो मैं कंपनी में फाल करता हूँ, पर्सन में भी फाल करता हूँ, क्योंकि इन्होंने डेफामेशन की है जंग ग्रुप की, तो इंजरी हुई है। अब आप लोगों को ना डेफिनेशन में बता रहा था कि डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट्स कैसे याद करते हैं। वैसे एक सादा से फार्मूले हैं जो हम अपने दौर में याद करते थे, बहुत हद तक कामयाब भी हैं, हाफजा भी हैं, इन मामलात में बेहतरीन तरीके से काम करता है इंसान का। अब देखें ना, इंजरी को कैसे आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। चार लफ्ज मैंने ढूंढ लिए अंग्रेजी के, क्या भला, गौर से सुने, दिलचस्प लगेंगे आपको। अब देखें ना, बैंकिंग का जो निज़ाम आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, बैंक मैनेजर साहब होते हैं जी इंचार्ज एक ब्रांच के, ब्रांच मैनेजर भी कहते हैं उन्हें, मैनेजर भी कहते हैं उस बैंक का। अब बी है बैंक मैनेजर इंचार्ज। अब ना आप इसको सिर्फ इसको बैंक मैनेजर को ले आए, बी और एम को। बैंक मैनेजर तो आ गया। अब दूसरा क्या है, ये इनकी पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए बैंक वालों की। डिपॉजिट का इनका अक्सर चक्कर होता है कि जी जो बैंक वालों को जो पार्टियां ज़्यादा डिपॉजिट देंगी, मतलब कैश वगैरह जिनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, कारोबारी हजरात बैंक वालों की ज़्यादा नज़र में होते हैं। एक कारोबार है पाकिस्तान में जो चल रहा है तरीकाकार। अब ये डेफिनेशन है इंजरी की, मैं आप लोगों को ले गया बैंक मैनेजर पब्लिक रिलेशन, बैंक बी मैनेजर एम पब्लिक पी आर रिलेशन। ठंडे जहन से जब इन चार अल्फाज को सोचेंगे देखेंगे कुछ जहन में आ जाएगा।
अब बैंक को बॉडी बॉडी के हिसाब से देख लें, बॉडी जिस्म, अगर जिस्म को कोई इंजरी आ जाती है। अब एम को मेंटली आप देख लें, दिमागी कोई इंजरी आ जाती है, रेपुटेशन के हिसाब से भी। अब इंजरी को जो पीपीसी में डिफाइन किया गया है बामुताबिक पाकिस्तान पिनल कोड, इंजरी क्या होती है। जरा जब इन चीजों को ना, डेफिनेशन को जल्दी उजलत नहीं करनी, अपने दिमाग को, जहन को जरा ठंडे जहन से फ्रेश होकर, जैसे आप लोगों को पहले गुजारिश की है, चलाएंगे खुद साख्ता जहन, लड़ाएंगे फिर ये चीजें हमेशा। और भी आप लोगों को इस तरह के टोटके बताऊंगा, कभी नहीं भूलती चीजें। अब देखा इंजरी क्या है, डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली काज्ड टू पर्सन, क्या, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। पीआर पब्लिक रिलेशन होना चाहिए ना बैंक मैनेजर साहब का। प्रॉपर्टी आ गया पी को, और आगे क्या है, रेपुटेशन, रिलेशन को आप रेपुटेशन से लेके आए, रेपुटेशन आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, बैंक मैनेजर, बॉडी और मैनेजर माइंड हो गया। इस तरह का एक छोटा सा मैंने एक ऐसे समझे खुद साख्ता तरीका बनाया है। इन चार अल्फाज को जब आप दिमाग में रखेंगे, इंजरी हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला जहन में हो जाएगी। अगर भूलेंगे तो बहुत जल्द दोबारा जहन में आ जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी है किसी दौर में, तो उसका तरीकाकार जो अब हमारा मेमोराइजेशन का चक्कर चल रहा है ना, कि कौन से सेक्शन सर कैसे याद होंगे, इंग्रेडिएंट्स कैसे आएंगे, जब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ऑफेंस पे पहुंचेंगे ना, सारा आप लोगों को खुदा की रहमत से बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। जब भी इंजरी की डेफिनेशन जहन में आए, बैंक मैनेजर साहब, पब्लिक रिलेशन, चार चीजें अंग्रेजी के चार वर्ड्स, बैंक एक, मैनेजर दो, पब्लिक तीन, और आर चार, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। इस लिहाज से जरा याद रखना है। 44 इंजरी को डील करता है। अब इनका मौकिफ यही था जंग ग्रुप का कि जी हमारी रेपुटेशन खराब हुई है, रेपुटेशन खराब हुई है हमारी, हमें मेंटली इंजरी हुई है, जो इन्होंने अखबार में हमारे खिलाफ छापा है। अब ये मैटर इशू था ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 198 को रिप्रोड्यूस किया। ये जजमेंट इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के पास भिजवा दिया है या भिजवा दूंगा। अब ये प्रोवाइड कर रहा है कि डेफमेशन मस्ट हैव बीन फाइल्ड बाय अ एग्रीव्ड पर्सन। अब पर्सन को तो ढूंढ लिया पीपीसी में, एग्रीव्ड कैसे है, ब्लैक्स लॉ डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन, क्रिमिनल लॉ इंटरप्रिटेशन पढ़ चुके हैं पहले वाली जजमेंट में। प्लेन सिंपल रीडिंग करनी है हमने, उसी हिसाब से चलना है। कोई इसमें रैकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी फिलॉसफीज नहीं है। एग्रीव्ड के आप आसानी से ढूंढ लेंगे, मतलब क्या है, इंक्लूडेड नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट अ बॉडी और एसोसिएशन। वही उसी पॉइंट के पास ऑनरेबल हाई कोर्ट उसी पॉइंट पर आ गई। अब ये ऑफेंसेस थे 499, 500, 502, 502A, defamation, aggrieved determination of facts and circumstances of each case have to be looked into to determine if the complainant is aggrieved of the imputation leveled against him। अब इस साइड पे हमने जाना है कि हालात व वाकयात हर हिसाब से हर केस के देखने हैं। केस का मतलब क्या है, चैप्टर्स आप हमेशा ध्यान में रख लें। 19 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाला, और 493 से 496 सेक्शन हैं हमारे रिलेटिंग टू मैरिज वाले। 21 बहुत आसान है, डेफामेशन को ये हमारा डील करता है। अब इसका आप मेन देख लें, हम जजमेंट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्या असूल होते हैं। कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी, पीएलडी रिसाले में छप गई। अब ये मैटर एंड इशू इसमें क्या है, लॉ क्या है, कहानी क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज क्या था, अहमियत इसमें किस चीज की है,
और इसकी एप्लीकेशन कब कहाँ होगी। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को कल जज बनाए, प्रोसिक्यूटर बनाए। अब ये कोर्ट्स में रूटीन के ये मैटर हैं, आज कल के इस दौर में आ जाते हैं, वहां आप किसी जजमेंट पर रिलाय कर सकते हैं कि जी, मिसाल दे रहा हूँ, कंपनीज होती हैं अजला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कंपनी के खिलाफ अखबारों वाले छाप देते हैं, अब वो डेफामेशन में आ जाते हैं, कल को इतराज आ जाता है, ये एग्रीव्ड पर्सन ये कंपनी कैसे हो गई। तो पेट आप लोगों ने एग्जैक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट की इस जजमेंट का अतलाक करना है। फैसले में आप लोग लिख दें, अगर आप वकील साहब हैं तो ऑनरेबल जज साहब को इसकी कॉपी दे सकते हैं, अपने आर्गूमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये इन हालात व वाकयात पर है। अब कई दफा आप लोगों से गुजारिश की है कि जजमेंट को अच्छे तरीके से पहले पढ़ा करें, हालात व वाकयात देखा करें कि ये किन हालात व वाकयात पर जजमेंट जारी हुई थी, लिखी गई थी। गलत कभी नहीं करना। अब ये गुजारिश करता हूँ ना, कमेंट्री बॉक्स वगैरह में रेफरेंस सिर्फ दिया होता है, आप लोग वही वर्ड लिख देते हैं, तो आप लोगों के भी अपने मसाइल हैं, लेकिन फिर अदब से गुजारिश यही है कि एक जजमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लें, हर सवाल के हिसाब से। कितने 20-30 जजमेंट्स काफ़ी हैं एक पेपर में, तो ये जजमेंट बहुत फ़ायदा देती है पेपर में, अगर सही उसका अतलाक आप लोग कर लें। अब इसमें डेफामेशन में क्या देखा जाता है, नेचर ऑफ एक्यूजेशन। अब ये अल्फाज हैं जजमेंट के, वुड शो वेदर ही इज एग्रीव्ड और नॉट, रेपुटेशन सफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वही है ना कि जंग ग्रुप की रेपुटेशन इससे खराब हुई है या नहीं हुई। अब देखें, और अहम बात जो मेरे अभी जहन में आ रही है, पीपीसी हर लिहाज से बेहतरीन कानून है, स्पेशल लॉज वगैरह आ गए, उनकी जरूरत पड़ी तो आ गए, अदरवाइज किसी भी इंसान का कोई ऐसा फेल नहीं है पीपीसी जिसको कवर ना कर सके। बड़ी तहकीक हुई है इस पर, एनजीओ ने बड़ी स्ट्रगल की है, ऐसे इंसानी फेल दिखे हैं, जराइम दिखे हैं जो पीपीसी में ना आते हों, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और इस्लामिक लिहाज से चलो हिस्ट्री आप लोगों को बताता जाऊँ इसकी, जो हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक को उन्हें हद से ज़्यादा अता करे, उन पर करम रहम करे, सरा जस्टिस आमिर रज़ा साहब, उनके अल्फाज आज भी हमें याद हैं। सर फरमाते थे कि बेटा, जब इस्लाम का दौर आया, जब सहाबा कराम, उसके बाद फिर फतुआत का सिलसिला जारी रहा, जो रूम था, यूनान था, वहाँ तक भी इस्लाम फैल गया, तो जो लाज थे, इस्लामिक लाज ने बहुत ज़्यादा उन पर असर डाला। असर डाला से क्या मुराद है, इस्लामिक लाज के जो बेसिक रूल थे वो हो गए, पर्सनल लाज अगरचे वही रहे, लेकिन कॉमन इस्लामिक लाज आ गए थे, जो एक जनरल थे, जो अदल इंसाफ पर मबनी थे, यकीनन हैं आज भी। तो उसके बाद फिर ये रियासतें अलग हो गई, रोमन्स वगैरह, तो रोमन्स ने वो इस्लामिक ला काफी हद तक अडॉप्ट किए, जो प्रोसीजर की बाबत थे आम रूटीन में। उसके बाद फिर ब्रिटिश दौर आया पूरी दुनिया में, बरतानिया छा गया, इन्होंने रोमन्स ला ले लिए, फिर ब्रिटिश बड़े सगीर में आ गए, फिर पाकिस्तान बन गया। सर उस्ताद मोहतरम इस लिहाज से कड़ी जोड़ते थे, जो हमें समझाते थे, बाकी तहकीक का दायरा आप लोगों के पास है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी सलाह कर दीजिएगा। जो उस्ताद मोहतरम फरमाते थे वो बात आज भी हमें याद है। अब ये देखें ना, डेफामेशन किरदार कुशी की बाबत होती है कि किसी की किरदार कुशी वगैरह की जाए उनके लिहाज से। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही फैसला किया कि एग्रीव्ड पर्सन में वो शामिल हैं जंग ग्रुप के जो रेजिडेंट मैनेजर साहब हैं, ठीक हुआ है बिल्कुल, तो नीचे ट्रायल कोर्ट अपना काम जारी रखे। फिर आप लोग जजमेंट को मजीद जरा देखेंगे तो उसमें आएगा मैटर इन इशू क्या था जी, कोई इसमें लिटिगेशन प्रीवियस चल रही थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में कोई मामला था कि जी उनका एतराज था वो डेली तुलू वालों का कि जी ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये किस तरह चल सकता है, इस तरह के उनके ऑब्जेक्शन वगैरह आई, तो सब टर्न डाउन करके क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दी। बेटा अब
देखे ना, इंटरप्रिटेशन का बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी है, जजमेंट नहीं है इतनी ज्यादा। माशाल्लाह जज साहब ने, खुदा की हर जज पर हद से ज्यादा रहमत होती है, अल्लाह के पसंदीदा और चुने हुए लोग होते हैं, अल्लाह के नायब होते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से जजमेंट लिखी गई है, तरतीब उसका तरीकाकार, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है। इंशाल्लाह ताला फिर कभी जजमेंट की तरतीब बताऊंगा, जजमेंट कैसे लिखी जाती है हर लॉ को। आप देखें ना, अंडरस्टैंडिंग द पाकिस्तान लॉ, इसी बात पर आ जाए। पीपीसी, डेफामेशन, क्या तौहीन की जाए, किरदार कुशी की जाए किसी इंसान की, जबानी या तहरीरी, अखबार में आ गया था जो इल्जाम था, पीपीसी के तहत ऑफेंस हो गया जी। अब वो एफआईआर साइड पे नहीं गई पार्टी, डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट में आ गए, प्राइवेट कंप्लेंट दायर हो गई, संजय साहब के पास गई, उन्होंने एडिशनल संजय साहब को दे दी, उन्होंने करसरी एविडेंस लिखी, कर्सरी एविडेंस लिखने के बाद जी समनिंग होगी अक्यूज्ड की, वो आ गए, नकूल वगैरह तकसीम की, तो मीनवाइल 265 के की एप्लीकेशन दे दी, वो खारिज हो गई, तो क्रिमिनल रिवीजन में आ गए। बेटा ये देखो ना, 1-2 मिनट लगे हैं मुझे सारी ये दास्तान गोई करते हुए, हकीकत पर मबनी है। अब इसमें क्या मुश्किल है? आप लोगों का सवाल आ रहा था कि सर आपको जो कल की प्रपोजिशन थी उसका जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, तो अपने तौर पर देखें, यकीन करें कि शायद कोई गलती हो शायद, लेकिन फौरन जो जहन में आया उसी हिसाब से आप लोगों को लिख के दे दिया। बेटा इस लिहाज से जब जजमेंट का बार बार कहता हूँ, आप मेहरबानी करके अदालतों का चक्कर लगाया करें, सीनियर वकला साहबान की फाइल्स गौर से देखें, फौजदारी की, सिविल की। वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े हैं, इंतहाई अच्छे लोग होते हैं। केस लाश देखें, लाइब्रेरी में जाएं। अब बहुत अदब के साथ गुजारिश है, जो जवाब आ रहे थे आप लोगों को दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा, कुछ लोगों के बहुत अच्छे जवाब भी आए थे, लेकिन एक जो जवाब है ना फौरन कन्विक्शन वाला, कन्फेशन, कि जी अगर कन्फेस कर देता है तो फौरन कन्विक्शन। मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर इंटरव्यू में यही सवाल पूछ लें आप लोग, जवाब दें कन्विक्ट वाला, तो ऑनरेबल जो हमारे जज हाई कोर्ट साहब बैठे हैं, एक अंदाजा है वैसे ही शायद जहन में सोच सकते हैं कि इस बीबी ने या भाई ने, बेटे ने या बेटी ने शायद अदालत की शक्ल ही नहीं देखी, कैसे प्रोसीजर का नहीं पता, कन्फेशन कैसे होता है। बेटा फॉर्मेट्स वगैरह सारे आप लोगों के पास हैं, सारी मेहनत आप लोग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन मुशाहदाती इल्म की तरफ जाएं। स्विमिंग की काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ, अब ये तकिया कलाम होगा शायद नेक्स्ट लेक्चर्स में। बेटा जब तक स्विमिंग नहीं आएगी उस वक्त तक स्विमिंग पर लेक्चर आप बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकते। इल्म सीने में वो होता है जो अमली होता है, जो मुशाहदाती होता है। अब जजमेंट को इस तरीके से आपने इंटरप्रेट करना है, पढ़ना है। पाकिस्तानी लॉ किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, पीपीसी के तहत जी जुर्म हो गया। अब ये ट्रायल चला हमारा सीआरपीसी के ताबे। अब पीपीसी में वही डेफिनेशन देखें, इंजरी को भी और पर्सन को भी, जो हमारा मौजू है जिसकी बाबत आज ये मैं आप लोगों से गुजारिशात कर रहा हूं, यही चीजें थी। पर्सन को, इंजरी को कहाँ डिफाइन किया गया है इस जजमेंट में। अगर सीने में इल्म आ जाएगा, बैंक मैनेजर को, पब्लिक रिलेशन को बेटा जहन में रखेंगे, पर्सन को हमेशा जहन में रखेंगे, इंशाल्लाह ताला कभी नहीं भूलेगा। रिपीटिशन करते रहें, मेमोरी करते रहें। अगर चाहते हैं कि अल्लाह की ज़ात जो बेहतरीन नेमतें हैं इस वक्त कुराए अर्ज पर बेहतरीन दे, तो उस करीम ज़ात का वादा है कि जो मेहनत करता है, जायज़ कारोबार करता है, बेहतरीन जॉब करता है, अल्लाह की ज़ात उन्हें बेहतरीन अता कर देती है। और काबिल इंसान तो अल्लाह की रहमत होते हैं अगर वो ताबे शरीयत रहें, पसंदीदा हैं शरीयत के भी, अल्लाह के भी, मखलूक के भी और मुल्कों के भी। यही गुजारिशात हैं इस जजमेंट की बाबत। अब ये दूसरा आ जाए जी। अब हम दूसरा वो आप लोगों को मैं बता रहा था कि जी केस लॉ, ये है हमारा ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का, काफी पुराना केस लॉ है, लेकिन इसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 को, इस वजह से मुख्तसर बताऊंगा, कहानी बहुत ही सिंपल है। 1990 पीसीआरएलजे पेज है 196, स्लाइड पर आप लोग देख रहे हैं, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ये। उस वक्त हमारे जज साहब थे सर मिस्टर जस्टिस मिस मोहम्मद जुबैर साहब। अब ये पेटिशनर है मोहम्मद रफीक एंड अनदर, और अनदर में इसकी वालदा साहबा हैं, रफीक और इसकी माँ, दोनों को सजा हुई थी वर्सेस स्टेट। अब ये क्रिमिनल अपील है,
जो कि डिसाइड हुई 1989 में। रिपोर्टेड हुआ केस 1990 में। ये देर भी हो जाती है रिपोर्ट होने में। ये पीएलडी, ये पीसीआरएल ये रिसाले का नाम है। जैसे हमने पीएलडी, बेटा ये पीएलडी है, एससीएमआर है, सीएलसी है, एमएलडी है, वाईएलआर है, टैक्स का भी है इनका। तो इनके मुख्तलिफ रिसालों के नाम है। पीसीआरएल ये जो प्योर क्रिमिनल का है ये, इसमें सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो मेरे महदूद इल्म में है सिर्फ पीएलडी और एससीएमआर में होते हैं, बाकी में नहीं होते। अगर होते होंगे तो मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है। अब इसमें देखें सेक्शन 6 और 76 को डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 6 आज का हमारा मौजू था, जो आप लोगों को पहले पढ़ाया और बताया है। Mistake of fact could be a defense if the same was in good faith and one was bound by law to do it. अब इसकी मिसाल दी हुई है। क्या मिसाल है कि अगर मातहत अपने अफसर के कहने पर फायर खोल देता है लोगों पर जो खिलाफ कानून हालात व वाकयात के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो इसने कोई जुर्म नहीं किया। 76 इसे प्रोटेक्शन दे रहा है। और सेक्शन 6 जो आप लोगों को पहले बताया एक्सेप्शंस, अब ये कोई जुर्म नहीं है। आम इंसान किसी पर फायर करे तो जुर्म बन जाएगा, लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट मातहत है अपने अफसर के कहने पर काम कर रहा है। दूसरी भी इसमें मिसाल दी गई है कि एक बंदे की एक जिम्मेदारी है गिरफ्तार करने की। मसलन आप बैलेफ समझ लें, अदालत का बैलेफ होता है, अजरा वगैरह जारी होते हैं फैमिली में या सिविल में, या पुलिस वाला है, थानेदार है, कोई कागजेबल ऑफेंस में मुलजिम मतलूब है, उसको गिरफ्तार कर लेता है, या गलती हो जाती है, उसे गलत बताया जाता है। अगर गलती से कोई और बंदा गिरफ्तार कर लेता है तो कानून की नज़र में कोई जुर्म नहीं है। 6 और 76 इस बाबत है। अब ये नेक्स्ट आप देखें स्लाइड हमारी। Mistake of fact could be a defense if the same was in good faith and one was bound by law to do it. बता चुका हूँ 76 की ये वर्डिंग है। अब ये ऑफेंसेस क्या हैं? 363 पीपीसी 366 और 376। अब देखें ना 1990 का। अब जो जजमेंट में लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है, उस वक्त सेक्शन 30 साहब के पास ये ट्रायल होता था 376 का। अब तो ये काफी अरसे से, जब से हम कानून के तालिब इल्म हैं, उस वक्त से ये रेप आरएपी ये ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है। लेकिन उस वक्त मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 साहब डिसाइड करते थे, ये फैसला भी उन्हीं का है। ब्रीफ फैक्ट्स ये है कि इस्लामाबाद की कहानी है। अब देखें ना, इस्लामाबाद पहले पंजाब में होता था, उसके बाद फिर ये आपके ना पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। अमेंडमेंट कब हुई, इस्लामाबाद को अलहदा कब डिक्लेयर किया गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब बनी, फिर उसकी एक दिलचस्प बात यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद बनी, उसके बाद फिर खत्म हो गई, दोबारा बन गई। ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े दिलचस्प हकायक हैं। बनी क्यों, खत्म हुई, पीसीओ जजेस क्या थे, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्या था, बेटा ये आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये सब्जेक्ट, ये बातें। अच्छा, तो इससे कि ना इस्लामाबाद में मुख्तसर ये हुआ, जैसे अमूमी तौर पर फैमिलीज वगैरह होती हैं, तो इस्तगासा कहानी ये है कि बंदा कहता है जी फलां औरत का हमारे घर आना जाना था, तो उसने मेरी बेटी को बुलाया, चाय में कोई नशावर चीज़ थी, बेटी मेरी बेहोश हो गई, तो उसको अगवा करके ले गए। अब रफ़ीक पर इल्ज़ाम आया कि जी दूसरे सूबे में ले गया या दूसरे शहर में, कि जी उसके खिलाफ इल्ज़ाम वगैरह 376 का लग गया। अब मुल्ज़मान पकड़े गए, ट्रायल हुआ, नीचे सज़ा हो गई। रफ़ीक को भी कोई 5 साल इस तरह सज़ा हुई, कोड़ों की भी लैशेज़, कौड़े, इसकी सज़ा हुई, और इसकी वालदा को भी सज़ा हो गई। अब जो मेन असल चीज़ है आप लोगों को बतानी है इस जजमेंट की बाबत। फिर आप दिलचस्प देखें ना बात, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स आप लोग पढ़ रहे हैं। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील आई, यकीनन इन मुल्जमान की शायद जमानत हो चुकी होगी 426 सीआरपीसी के ताबे, कि उनको तलब किया गया ना आए, फिर एसएचओ साहब को हुक्म दिया मुतलका थाने के कि इन मुल्जमान को गिरफ्तार करके लें, इनकी अपील की हेयरिंग है। एसएचओ ने रिपोर्ट की कि जी ये लापता है, कोई पता नहीं है इनका। तो फिर अपील डिसाइड हुई। ऑनरेबल जज साहब ने उनको, जो सरकारी वकील या दीगर होते हैं, उनको हुक्म दे दिया कि जी आप हमें असिस्ट करें इस केस में। उन्होंने सही असिस्ट किया। अब देखें अपील का फैसला कर दिया, सजा उसकी वालदा की कम कर दी, लैशेज कोड़ों की सजा भी खत्म कर दी मुल्जिम रफीक की।
फिर उनके ये वारंट भी निकाल दिए साथ। मुतलका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को हुक्म जारी कर दिया। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हमारे डीसी साहब होते थे, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब ये सवाल करने से पहले एडमन साहबान से बेटा गुजारिश है कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का शायद सवाल है, तो ये ना मैंने ये वॉइस ना भेजा हुआ है, लेक्चर छोटा छोटा 10-10 15-15 मिनटों का, वो आप जरा शेयर कर दीजिएगा अगर ये सवाल आ जाए तो। लॉ और को रूल्स एंड ऑर्डर्स में आप लोगों ने पढ़ा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कैसे अपील में फैसला होता है, कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुक्म किया कि जी मुलजमान को पकड़ के जेल में भिजवाएं, ये सजा भुगतें। रफीक की अपील खारिज हो गई, उसकी वालदा की भी एज सच खारिज हुई, लेकिन सजा में कमी हो गई। अब रफीक का मुलजिम का ये मौक़िफ़ था कि जी उसकी जो मुस्तगीस की बेटी है, जो विक्टिम, उसने जी मेरे साथ शादी की है, तो ये निकाहनामा है, बल्कि ये मजिस्ट्रेट साहब से बयान हल्फी भी अटेस्ट कराया था। तो अब सवाल मेन ये था कि वो मेजर थी या माइनर थी, असल इशू। अब वो कहते हैं कि अगर माइनर थी तो मुलजिम ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, जी ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये, कि मसला मुलजिम कहता है मैं ये समझा कि ये बालिग है ये। अब फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 76 को अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है लेकिन वो लीगली बाउंड नहीं था उसे एबडक्ट करने का। अब मेडिकल वगैरह हुए, एमएलसी बने, डॉक्टर साहबा भी आई। अब उसकी ना ये रिपोर्ट जो है इसकी एज की बाबत स्पेसिफिक उस रिपोर्ट का नाम लिखा गया है, वो रिपोर्ट नहीं आई थी। तो डॉक्टर साहब ने उसकी उम्र बता दी 18-19 साल। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर रिलाय नहीं किया। जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट थे उसमें उसकी उम्र 13-14 ईयर्स 13-14 साल बनती थी विक्टिम की। तो इसी बेस पर सेक्शन 6 और सेक्शन 76 का मुलजिम को फायदा नहीं दिया गया। और इसमें केस लॉज भी काफी डिस्कस हुए हैं पुराने दौर के, मसलन AIR ऑल इंडिया रिपोर्टेड का केस लॉ डिस्कस किया गया। दोनों साइड पे है, काफी ज्यादा तहकीक वगैरह होती रही, लेकिन उनका कुछ नहीं बना। अब ये रिपोर्ट कह रहा था रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट नहीं थी, लैशेज वगैरह इस वजह से कोड़ों की सजा खत्म कर दी गई थी, क्योंकि ये अपील को काफी अरसा हो गया था, 6 साल या 8 साल। तो कह रहे थे कि अब काफी बड़ा हो गया है मुलजिम, इसको चलो लैशेज नहीं मारते। अब ये कोड़ों की सजा अब खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के मौजूदा कानून के ताबे। याद थी ना, ये 2000 वगैरह के बाद कोई लॉ आया था, विपिंग एक्ट वगैरह, विपिंग ऑर्डिनेंस। अब मुलजमान को कोड़ों की सजा नहीं होती, 1990 में होती थी। ये सारे फाइनल बहस वगैरह सुनने के बाद जज साहब ने जी अपील खारिज कर दी, लेकिन उसको खातून को फायदा दिया कि ये औरत है, इसे सजा ज्यादा दी गई। और जो सजा में आप जजमेंट में देखेंगे 3 काउंट्स लिखा हुआ है, तीनों जराइम में सजा दे दी, 363 में भी, 66 में भी और 76 में भी। फुल डोज इसे अमूमी तौर पर कहते हैं। जुर्माना भी किया गया था, लेकिन जुर्माना आपको नॉमिनल लगेगा, लेकिन वक्त भी देख लेना, 30 साल हो चुके हैं इस फैसले को आज। तो बेटा ये 2 केस लॉज आज मैंने आपको पाकिस्तान का कानून, उसकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट क्या होती है। अब आप इस केस लॉ को आज भी पुट कर सकते हैं अगर मामला आ जाता है माइनर का या मेजर का। फैक्ट्स आपको सारे बता दिए हैं। अगर इस हद तक मामला आ जाता है, कहानी फिट होती है किसी नए केस के मुताबिक, तो आप लोग एज ए रेफरेंस, एज ए प्रेसिडेंट दे सकते हैं। अब देखें ना, केस लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? इस्लामिक लॉ, कुरान है, सुन्नत है, अजमा है, इज्तिहाद है, और भी हैं। पाकिस्तानी लॉज के क्या हैं? स्टैचूट, बुक, केस लॉ, जजमेंट लॉ जिसे अमूमी तौर पर कहा जाता है, रिसाले, किताबें हो गई, ये PLD जर्नल वगैरह, ये जजमेंट्स हो गई। और जो बुक्स होती हैं आथर की, मसलन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे कोई किताब है,
सोर्स ऑफ लॉ है, एक्सपर्टीज की तरफ जब जज साहब जाते हैं। अगेन अंडरस्टैंडिंग द पाकिस्तान लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द जजमेंट, इसकी बाबत था। दो जजमेंट जो इंतहाई मुझे आसान नजर आई, आम फहम हो, समझ आ जाए, तो बेटा आप लोगों को बता दिए हैं। इसको गौर से इनको पढ़िएगा। तो अब आप वो स्टेज पर निकल चुके हैं कि एक एक सेक्शन पीपीसी का पढ़ेंगे, जजमेंट आएगी। बेटा आप लोगों को कलेक्टिवली चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा करे, अल्लाह पाक ऐसा करम रहमत करे कि आप लोगों को सही कानून की समझ आ जाए। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।